सबनेट के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, ये सभी पॉइंट सर है। आई होप कि आपको स्क्रीन मिल रही होगी। हाँ, स्क्रीन दिख रही है सर। सर इसका थोड़ा सा मेरे को एक थोड़ा सा वो था, गैप आ रहा था। ये जो हमने वीनेट बनाया था ना, वीनेट पेयरिंग की थी, लाइक हमारे पास एक सबनेट इसका /16 का है, एक /24 का है। अगर दो हमारे पास वीनेट बने हुए हैं तो उसको कम्युनिकेशन का थोड़ा सा एलिब्रेट करेंगे क्या इसको, और कैसे कर सकते हैं, और कोई तरीका विदाउट VPN या VPN, क्या उसको नहीं नहीं, इसको है ना, आगे आगे है ना। यू वांट टू कनेक्ट टू डिफरेंट वीनेट जो अलग अलग लोकेशन में रन कर रहे हैं या फिर सेम लोकेशन में रन कर रहे हैं। यू वांट टू मेक कम्युनिकेशन, राइट? वीनेट के बीच में कम्युनिकेशन आप स्टैब्लिश करना चाहते हैं। अभी हमने यही तो पढ़ा था ना सर, डिफॉल्ट वीनेट और अपना जो वीनेट बनाया था वो हम्म। वही तो था ना सर, सेम ही तो है हाँ ना सर, हाँ। कि दोनों? नहीं नहीं, डिफॉल्ट वीनेट क्या है, एज्योर अपनी तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट में वीनेट देता है, क्योंकि यू नो दैट हर एक बंदा जब एज्योर की पोर्टल पे आता है ना, वो सबसे पहले वर्चुअल मशीन को क्रिएट करता है। अगर क्लाइंट के पास, उस बंदे के पास, इंजीनियर के पास वीनेट की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डेफिनेटली वो जो वर्चुअल मशीन बनाएगा वो डिफॉल्ट वीनेट में जाएगी। और डिफॉल्ट वीनेट एज्योर खुद भी नहीं सजेस्ट करता है कि आप किसी भी वर्चुअल मशीन के लिए डिफॉल्ट वीनेट का इस्तेमाल करो। यू ऑलवेज ट्राई, कुछ भी आपको क्रिएट करना है, आप अपना खुद का वीनेट सेटअप करोगे, अपने वीनेट के अंदर अपनी सर्विसेज को इन्वॉल्व करोगे। सर एक और कोई मैंने क्वेरी रखा थी इसमें, कि हम्म जो हम जैसे कि 10 सीरीज यूज करते हैं, 72 सीरीज, 172 क्लास ABC में यूज करते हैं अपने हम्म। VNet में, है ना? तो करेक्ट। क्यों ना हम BC क्यों यूज करें, हम अपना एक A ही यूज कर सकते हैं ना सर, देखो कि सी, कोई भी? आईपी एड्रेस मैनेज करने के लिए सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, यू मस्ट नीड टू नो अबाउट द कैलकुलेशन मेथड, जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ठीक है, कैलकुलेशन मेथड, ऐसा हम कुछ भी नहीं कर सकते कि कोई भी आईपी एड्रेस अपनी कंपनी के लिए या हमारे रिसोर्सेज के लिए हम कोई भी आईपी एड्रेस नहीं स्टार्ट कर सकते, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर द सिक्योरिटी। और आप एक भी छोटी सी गलती, अगर हमने एडिशनल आईपी एड्रेस ले ली और इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई अननोन बंदा हमारे नेटवर्क में आकर के, आईपी एड्रेस फ्री होने की वजह से अगर कोई अननोन बंदा हमारे नेटवर्क में एंट्री करता है, तो कहीं ना कहीं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क इंजीनियर या फिर जो उस पूरे नेटवर्क को डिजाइन किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। अननोन कैसे आएगा सर, लाइक एक बार थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे क्या? चलो मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। आप बोल रहे हो कि हम ए क्लास की आईपी एड्रेस क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं या बी क्लास की आईपी एड्रेस को क्यों नहीं इस्तेमाल हाँ करते हैं, मतलब राइट? इनडायरेक्टली फ्री तो सारे ही है ना, मतलब डिजाइन तो हम ही करना है, हम बात कुछ भी बात बेच के अपने नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम फ्री है तो कुछ भी हम इस्तेमाल कर लें। सी, प्राइवेट आईपी हम एड्रेस हमारी फ्री है, लेकिन प्राइवेट आईपी एड्रेस को हम ऐसे ही नहीं सबको यूटिलाइज करेंगे कि हमारे पास 1,65,00,000 आईपी एड्रेस फ्री है तो कोई भी आईपी एड्रेस उठा के हमने यूटिलाइज कर लेना, नहीं। बात यहाँ पे मशीनों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की केवल नहीं है। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर द इंफ्रास्ट्रक्चर, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर मैनेज द नेटवर्किंग, नेटवर्क सिक्योरिटी एज वेल। जो नेटवर्क के अंदर सिक्योरिटी का ऑप्शन है वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने पूरे नेटवर्क को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल में रख करके यूज करेंगे। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, और उम्मीद है कि उसके बाद फिर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि हाउ इट कैन वर्क या इसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर? ठीक है, प्लीज। चलो। क्योंकि यू नो दैट वी आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल टू जस्ट प्रोवाइड द आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस भी दे रहे हैं ना, तो हमें उनकी टेक केयर करनी है। वी ऑल्सो नीड टू टेक केयर द ऑल आईपी एड्रेस जो जो आप अपने नेटवर्क में स्टैब्लिश करना चाहते हैं। एनीवन वांट टू पोर्टल ऐड पे समथिंग? सॉरी। पोर्टल पे मैंने देखा ना सर, CIDR हमने /24 या 16 में आते हैं, तो उसमें तो पूरा पूरा दिख जाता है ना कि वहाँ पे कितने IP आपके आ रहे हैं, वो पूरा कैलकुलेट करके खुद ही दे देता है। बिल्कुल, कल कैलकुलेट करके दे देता है। कल की डेट में आप कंसल्ट करोगे, किसी क्लाइंट को समझाओगे, तो वहां पे आपका पेपर और पेन ही चलेगा, वहां पे आपके पास पोर्टल सामने नहीं रहेगा। थिंक अबाउट इट। अगर आप इन फ्यूचर प्री सेल्स इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट, या क्लाउड कंसल्टेंट की प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप अपने क्लाइंट के सामने ये नहीं बोलोगे, आप अपने क्लाइंट के सामने गूगल नहीं ओपन करोगे कि फटाफट से आपको आईपी एड्रेस और सीआईडीआर वैल्यू देकर के कैलकुलेट करके बता रहे हो। दैट टाइम यू नीड टू कैलकुलेट बाय सेल्फ, वो भी बिना पेपर पेन के इस्तेमाल करना है। ठीक है, ओके, स्टार्टिंग में जब जब तक हम अपनी तैयारी कर रहे हैं तो पेपर पेन आप यूज करो, बट आने वाले टाइम पे आपको पेपर पेन भी यूज करने के लिए नहीं दिया जाएगा मौका। गॉट इट सर।
Got it, client. For example, I'm your client. I'm planning to set up my infrastructure over Azure. ठीक है, मैंने आपसे कंसल्ट के लिए कॉल किया. You need to resolve my query over a call. अब उसके लिए कैलकुलेशन के लिए आप पोर्टल या गूगल का टाइम नहीं है. आप हमें इमीडिएटली बताओगे कि अगर मैं 50 मशीनें कॉन्फ़िगर करने वाला हूं तो ये वाला सबनेट आपके लिए सेट बेटर रहेगा. आप डिस्क्राइब करोगे कि ये सबनेट यूज करोगे तो आपको 50 से 60 के बीच में आईपी एड्रेस मिल जाएगी. और आई थिंक इतनी इनफ है, क्योंकि जितने रिसोर्सेस रहते हैं उससे थोड़ा 5 या 7 आईपी या 10 आईपी एड्रेस ज्यादा हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट अगर 25-30 आईपी एड्रेस अगर एडिशनल है ना, तो उसको जस्टिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी. आई नो उसका कोई पेमेंट नहीं जा रहा है, बट यू नीड टू जस्टिफाई. Why? Let me help you to understand. You know that about the class of IP address. क्लास ऑफ आईपी एड्रेस की अगर हम यहाँ पे बात करें ना, सो वी ऑलरेडी डिस्कस की आपके पास ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है. और ए क्लास की जो कॉन्सेप्ट है, ए क्लास के अंदर जो कॉन्सेप्ट आता है वो है आपका नेटवर्क प्लस होस्ट प्लस होस्ट प्लस होस्ट. इज दैट करेक्ट? ये हमारा ए क्लास नेटवर्किंग का पार्ट है. बी क्लास में क्या मिलेगा आपको? 2 नेटवर्क मिलेंगे और 2 स्पेस आपको होस्ट के लिए मिलेंगे. अगर हम सी क्लास की बात करें तो आपको 3 नेटवर्क मिलेंगे और 1 होस्ट मिलेंगे. जो कैलकुलेशन होता है ना, कैलकुलेशन इस तरीके से काम करता है. जो होस्ट वाला कॉलम है ये आपकी आईपी एड्रेस के लिए यूज किया जाता है. होस्ट वाले जितने भी कॉलम है यहाँ पे आप आईपी एड्रेस मेंशन कर लेते हैं. मतलब ये कि अगर आप ए क्लास का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसमें आपको होस्ट प्लस होस्ट प्लस होस्ट एक नेटवर्क को छोड़ करके 255 मल्टीप्लाई बाय 255 मल्टीप्लाई बाय 255, ये आपके कैलकुलेट करने के बाद जितने नंबर्स आते हैं उतनी आईपी एड्रेस आपको मिल जाएंगे. नेटवर्क को छोड़ो, नेटवर्क को अगेन यहाँ पे हम यूटिलाइज नहीं करेंगे. 255 ये आपकी आईपी एड्रेस होगी. अगेन नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, और यहाँ पे आप सिर्फ 255 या 254 आईपी एड्रेस ही इस्तेमाल कर पाओगे. ऑल गुड? हाँ सर. ठीक है. अब क्वेश्चन अब क्वेश्चन ये आता है कि हम बी क्लास वाली ही आईपी या सी क्लास वाली ही आईपी हमेशा प्रेफर क्यों करते हैं? हम ए क्लास की आईपी एड्रेस क्यों नहीं प्रेफर करते, जबकि ये सारी आईपी एड्रेस टोटली फ्री है, इसका कोई चार्जेस हमें नहीं देना है, राइट? सो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है और डेफिनेटली हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड भी है. इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी पार्ट. सर हेलो. आई कैन हियर यू, प्लीज. आप सिक्योरिटी जैसे हम लोग अभी मेरे पास पूल में अगर से हम लोग डीसी डेटा सेंटर रन करते हैं, अगर पूल में हमारे पास 100 आईपी 50 आईपी रहती है, उसमें भी होते हैं क्या सर कि अगर सिक्योरिटी ना हो तो मतलब अगर पूल में अगर रखा है हमने तो वो भी वो भी अटैकर अपना यूज कर सकते हैं क्या, या फिर कोई दूसरा बंदा यूज कर सकता है? एग्जैक्टली. आईपी एड्रेस अगर हमारी फ्री है और अनफॉर्चुनेटली पोर्ट हमारा ओपन है तो कोई भी बंदा, अननोन बंदा आज की डेट में किसी भी डिवाइस के जरिए हमारे नेटवर्क में एंट्री कर लेगा. तो यहाँ पे चैलेंजेस तो ये भी आएंगे. लेट्स सपोज हमने 50 60 का स्लैश से हमने 60 अपने आईपी लिया, पूल बनाया और हमने 2 साल का या 3 साल का प्रोडिक्शन लेके अपना प्रोजेक्ट लेके काम किया. अब हमारा इनडायरेक्टली हमारा कोई प्रोजेक्ट इंक्रीज होता है या फिर उसमें और सारी चीजें बढ़ जाती हैं और हमारे रिसोर्स और ऐड ऑन होते हैं और वो 100 पे चला जाता है, देन व्हाट हैपेंस? तो नहीं, आप you can change your subnet anytime. You can change your CIDR value anytime. Azure पोर्टल पे या क्लाउड पे या इवन ऑन प्रीमाइसेस पे आप सबनेट कभी भी रिप्लेस कर सकते हो और आपके एग्जिस्टिंग नेटवर्क पे कोई पंगे नहीं पड़ेंगे, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. आपकी जो वैल्यू है ना, जो आपकी सिस्टम की वैल्यू, जो आईपी एड्रेस का आपने रेंज डिसाइड किया ना, आप कभी भी रिप्लेस करो. आपको लगता है कितने आईपी एड्रेस में काम नहीं चल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप आईपी रेंज चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके सर, एक और था लास्ट क्वेरी थी. अगर हम जैसे स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज अगर किसी को कंसल्ट कर रहे हैं, उसका इंफ्रा रेडी होने वाला है, तो हम क्या करेंगे? सी टू ए जाएंगे या ए टू सी जाएंगे सर? नहीं, सी टू ए नहीं जाएंगे, ए टू सी इसमें नहीं होगा. आप पहले कंसल्ट करोगे, पहले डिस्कस करोगे हाउ मेनी रिसोर्सेज यू वांट टू इम्प्लीमेंट.
सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा कि आप कितने रिसोर्सेज इंप्लीमेंट करना चाहते हो। आप हमें पूरे 1 साल का या 2 साल का पूरा एस्टिमेट बताओ कि अभी आप कितने से स्टार्ट कर रहे हो और आने वाले 2 साल 3 साल में कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस को इन्वॉल्व करोगे। ठीक है, अगर क्लाइंट कहता है कि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 200 मशीनों से, बट आने वाले टाइम पे अगर हमारा बिजनेस सही रहा, रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो आई एम गोइंग टू हायर मोर इंजीनियर्स, 500 से 1000 इंजीनियर और भी हम हायर कर सकते हैं आने वाले 2-3 सालों के अंदर। राइट, सो इस केस में यू आर अ नेटवर्क एक्सपर्ट, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको अगले 3 साल का प्लान लेकर चलना है। आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे क्या, बी क्लास की आईपी एड्रेस, क्योंकि 200 मशीनें तो इमीडिएटली आपको नेटवर्क में लानी है, बाकी इन फ्यूचर 1-1.5 साल के अंदर आप 100-200 इंजीनियर्स को और हायर करोगे, तो डेफिनेटली उनको लिए भी हमें उसी पूल में से आईपी एड्रेस असाइन करना है। पूल का एड्रेस आप चेंज करते रहोगे, पूल की रेंज आप बढ़ाते घटाते रहोगे, लेकिन जो आईपी एड्रेस आपने डिसाइड कर लिया उसी पे काम करोगे। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? ओके सर, अंडरस्टैंड। What about other guys? Can you please help me what you think about the IP address management? I know ये थोड़ा सा आपके लिए नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इन केस ऑफ रियल इन्वायरमेंट डेफिनेटली इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, और यू नीड टू नो अबाउट द बैक एंड टास्क ऑफ आवर आईपी मैनेजमेंट। अगर ये क्लियर है तो मैं आपको VPN बताऊंगा, मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर के बारे में बात करेंगे। उस टाइम पे उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि we have already completed all the parts related to the networking. All good guys? Umesh, Daksh? डन सर। बढ़ सकते हैं हम लोग आगे अभी? हाँ सर। चलो हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ NSG, एंड द NSG इज द पार्ट ऑफ our networking that can play the vital role. The work of NSG, it is responsible to manage our inbound and outbound services. हमने यहाँ पे बात की थी कि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप इज द टाइप ऑफ वर्चुअल फायरवॉल। यस, यू कैन से दैट इट्स अ टाइप ऑफ वर्चुअल फायरवॉल। द मीनिंग ऑफ वर्चुअल फायरवॉल, जो दो तरीके के कनेक्शन या दो तरीके के कनेक्शन जिसको हम इनबाउंड और आउटबाउंड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपने NSG लगाया और इस NSG के अंदर दो तरीके की सेटिंग्स है। वन इज इनबाउंड एंड अनदर इज रिलेटेड टू द आउटबाउंड. We should know about the gap between inbound and outbound. Inbound 65,535 logical port, 65,535 logical port. Outbound में भी इतने ही logical ports आपको देखने को मिलेंगे, right? And our responsibility, we should know about the actual use cases of this logical port. जब आप VM को क्रिएट करते हो, बाय डिफॉल्ट आपकी वर्चुअल मशीन से जुड़ा हुआ ये NSG अटैच हो जाता है। दिस इज आवर वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन डायरेक्टली कनेक्टेड विद द NSG, और NSG से आपका पब्लिक IP एड्रेस अटैच हुआ है। अब इनबाउंड कंटेन 65,000, आउटबाउंड इज ऑल्सो कंटेन 65,535 लॉजिकल पोर्ट। अगर हम ऑन प्रोमाइसेस के बंदों की बात करें जो लोकल में कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, दिस इज आवर ऑन प्रोमाइसेस रिसोर्स। इट मे बी योर लैपटॉप, इट मे बी योर टैबलेट, इट मे बी योर डेस्कटॉप। ये आउटसाइडर पीपल है जो अपना खुद का ISP इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं। यू आर यूजिंग योर ऑन ISP और यू आर ट्राइंग टू एक्सेस द वर्चुअल मशीन सर्विसेज। यहाँ पे VM बनाया आपने, आप इस VM का RDP एक्सेस करना चाहते हो, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल यूज करना चाहते हो। इसका डेस्कटॉप आप रिमोट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो, दैट वी हैव ऑलरेडी कंटेन द पब्लिक IP एड्रेस और प्राइवेट IP एड्रेस। प्राइवेट IP एड्रेस से पॉसिबल नहीं है, पब्लिक IP एड्रेस से हम दूसरे नेटवर्क से एक्सेस कर पाते हैं। अब ये जो RDP है ना, आप अगर इसको पोर्ट नंबर 3389 को आकर के अपने इनबाउंड वाले लोकेशन में अलाउ करते हैं, तो बाकी के बंदे आपकी मशीन का RDP एक्सेस कर पाएंगे। अगर NSG इन इस रिक्वेस्ट को, क्योंकि यू आर रिक्वेस्टिंग, आप यहां से RDP की रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप यहां से क्वेरी जनरेट कर रहे हो फॉर योर वर्चुअल मशीन से एक्सेस। आपने क्वेरी जनरेट की, क्वेरी आपकी सबसे पहले इस एंट्री पॉइंट पे आई, NSG की एंट्री पॉइंट पे आई, और NSG ने देखा कि हमारे पास, NSG के पास
इनबाउंड में पोर्ट जो है अलाउ की कंडीशन में है, तो अब आपकी जो क्वेरी है ना डायरेक्टली मशीन के पास पहुंच जाएगी और मशीन का आरडीपी आपको रिवर्ट बैक मिल जाएगा। अगर आप बाहर से किसी मशीन से अपने वर्चुअल मशीन को एक्सेस करना चाहते हैं यूजिंग पब्लिक आईपी एड्रेस, यू ऑलवेज कॉन्फ़िगर द पब्लिक, यू ऑलवेज कॉन्फ़िगर द इनबाउंड पोर्ट। ऑल गुड गाइस, प्लीज कंफर्म। जी सर। ठीक है। और दूसरा आउटबाउंड इन द सेंस कि ठीक है, आउटबाउंड में बहुत सारी चीजें हैं। आउटबाउंड का मतलब है यहाँ पे आपका गूगल रन कर रहा है या फेसबुक आप रन कर रहे हो, फेसबुक का एक स्पेसिफिक सर्वर होगा, फेसबुक ने अपना डेटाबेस इस्टेब्लिश कर रखा है। अगर आप इनमें से किसी भी वेबसाइट को, छोटा सा एग्जांपल, आप ये वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हो अपने वीएम से, ठीक है ना, अपनी वर्चुअल मशीन से आप इन वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो, मतलब अब इस केस में आउटबाउंड कम इनटू द पिक्चर। अगर आप खुद रिक्वेस्ट कर रहे हो फिर भी एनएसजी आपकी रिक्वेस्ट को फिल्टर करेगा। आपने रिक्वेस्ट की वेबसाइट ओपन करने की, यानी पोर्ट नंबर 80 होगा या 443 होगा, ये HTTP है विदाउट सिक्योरिटी और ये HTTPS है विद सिक्योरिटी। इन दोनों पोर्ट को एनएसजी के अंदर आप जब तक अलाउ नहीं करेंगे, आप इस मशीन पे कोई भी वेबसाइट या कोई भी यूआरएल ओपन नहीं कर पाएंगे। Got it what I'm saying, guys? Please confirm. यस सर। थोड़ा सा एलिब्रेट करेंगे सर, मेरे को थोड़ा सा इन बाउंड का मतलब है बाहर के बंदे इन द सेंस जो दूसरे नेटवर्क में है, दे आर ट्राइंग टू एक्सेस योर वर्चुअल मशीन या कोई वर्चुअल मशीन की किसी भी सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं, आरडीपी एक्सेस कर रहे हैं, डेटाबेस आपने इंस्टॉल किया डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं या अदर कोई सर्विसेज एक्सेस कर रहे हैं, तो उन सभी की जो रिक्वेस्ट है ना वो वाया इनबाउंड आएगी। अगर हम किसी वर्चुअल मशीन पे कोई चीज एक्सेस करने का काम कर रहे हैं, आरडीपी एक्सेस करने का प्लान कर रहे हैं या फिर उस वर्चुअल मशीन में जो डेटाबेस है उसको एक्सेस करने का प्लान कर रहे हैं, तो उस केस में इनबाउंड पिक्चर में आएगा, वाया इनबाउंड हमारी रिक्वेस्ट जाएगी और उसके बाद फिर अप्रूवल है, अगर अलाउ है इनबाउंड में रिक्वेस्ट, देन वी आर एबल टू गेट द एक्सेस। इनबाउंड इन द सेंस अगर मैं बाहर से अगर किसी डेटा मतलब अपने बाहर से किसी चीज को एक्सेस कर रहा हूँ, वो इनबाउंड में आएंगे, और आउटबाउंड में हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे आउटबाउंड में, ऐसा है हाँ, कुछ? जस्ट अपोजिट, अगर आप अपनी वर्चुअल में बैठ करके वर्चुअल मशीन्स में बैठ करके कोई एक्सेस करने का काम कर रहे हो तो वो आपका इस आउटबाउंड के केस में जाएगा। अच्छा जीत सर, एक बात पूछनी थी, ये पोर्ट वगैरह का भी कुछ इसमें होता है क्या, जब ये अलाउ करते हैं इनबाउंड वगैरह? हाँ, लॉजिकल पोर्ट्स हमें तैयार करने पड़ेंगे, कम से कम 15 से 20 लॉजिकल पोर्ट आपको माइंड में रटे रहने चाहिए कि ये लॉजिकल, ये प्रोटोकॉल है, ये लॉजिकल पोर्ट बनेगा। गॉट इट? अच्छा मतलब मतलब मैनुअली सर फिर? हाँ, मैनुअली कॉन्फ़िगर करोगे ना आप। ओके सर ओके। बेसिकली अगर एक इंस्टॉल करते हैं, जैसे हमने एक सर्वर बनाया 2019 अपने वीएम बनाया इसमें 2019, तो उसमें तो लॉजिकल पोर्ट्स की जितनी भी सर्विसेज आएंगी ऑलरेडी इनेबल रहती है ना सर्विसेज सर, पोर्ट्स इनेबल रहते हैं ना सर? इनबाउंड या आउटबाउंड? बोथ में सर, इनबाउंड आउटबाउंड दोनों में? नहीं नहीं, जब भी आप कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो पोर्टल के ऊपर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ, अगर आप विंडोज बना रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट में 3389, इनबाउंड साइड में केवल एक पोर्ट अलाउ मिलेगा, वो भी 3389। वहीं पे अगर आप लिनक्स मशीन बनाओगे तो आपको पोर्ट नंबर 22 मिलेगा, बाकी सारे पोर्ट्स आपके बंद रहेंगे, ब्लॉक रहेंगे, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। ओके सर, सारे पोर्ट्स में अपने चेंज कर सकता हूँ क्या? पोर्ट नंबर चेंज कर सकते हैं क्या जितने भी सर्विसेज हैं इंटायर? नहीं, आप पोर्ट फॉरवर्डिंग लगा सकते हैं, आप लॉजिकल पोर्ट्स चेंज नहीं कर सकते। लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। आप अपने लॉजिकल पोर्ट के अंदर कोलन लगा करके 4 डिजिट और कोई कोड इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट जो मेन कोड है, मेन प्रोटोकॉल का नंबर है, वो तो रहेगा ही रहेगा। 10,000 पोर्ट, सी 65,535 लॉजिकल पोर्ट में आपके 10,000 पोर्ट जो है ना वो रिजर्व्ड है।
सॉरी सर 10,000 10,000 ports are reserved from 65,535 लॉजिकल पोर्ट। इनमें से 65,535 में से 10,000 पोर्ट आपके रिजर्व हैं। इनको आप चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये नेटवर्क मैनेजमेंट टीम ने डिसाइड कर रखा है। वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू मेक एनी चेंजेस। हाँ, बाकी जो आपके पास 55,000 पोर्ट बचेंगे ना, उनमें आप कोई भी चेंजेस करो। आप कोई भी पोर्ट आप अपने लिए इस्तेमाल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट स्टार्टिंग के 10,000 पोर्ट को आप चेंज नहीं कर पाएंगे। हमने यहाँ पे शायद कुछ मेंशन भी किया था। ओके, ये वाला पार्ट हमने नहीं कवर किया। लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट, थोड़ा सा क्लियरिटी और आ जाएगी। जो लॉजिकल पोर्ट की हम अभी बात कर रहे हैं ना, ये आपके प्रोटोकॉल के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो भी लॉजिकल पोर्ट्स हम डिस्कस करेंगे, ये आपके कहाँ पे रहेंगे? लॉजिकल पोर्ट्स आपके प्रोटोकॉल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल किस लॉजिकल प्रोटोकॉल पोर्ट पे काम करता है। एक तरफ लॉजिकल पोर्ट हो गया और दूसरी तरफ हो गया प्रोटोकॉल्स। ठीक है, एफटीपी से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा प्रोटोकॉल है एफटीपी, फिर है एसएसएच, फिर है टेलनेट, फिर है आरडीपी। ठीक है ना, ऐसे करके जो इंपॉर्टेंट और कॉमन प्रोटोकॉल है। फिर डीएनएस को आप इन्वॉल्व कर लो, डीएससीपी वाला प्रोटोकॉल आप समझ लो, एंड एसक्यूएल प्रोटोकॉल आपको मालूम होना चाहिए, एंड व्हाट वी कैन से HTTP प्रोटोकॉल हो गया, HTTPS प्रोटोकॉल हो गया। ये कुछ मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल्स कंसीडर किए जाते हैं, इनको हम मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब ये प्रोटोकॉल, सॉरी, मेल सर्विस का कुछ भी होते हैं ना सर, 143 है, 148। राइट। अब इनके प्रोटोकॉल के साथ साथ आपको इनका नंबर पता होना चाहिए कि ये प्रोटोकॉल अगर यूज करना है तो 21 नंबर आप अलाउ करोगे, एसएसएच के लिए 22, टेलनेट के लिए 23, इसके लिए 3389, और ये आपका 53, ये आपका जाएगा 67 क्लाइंट, 67 सर्वर, 68 क्लाइंट, एसक्यूएल के लिए 1433, एचटीटीपी के लिए पोर्ट नंबर 80, और इसके लिए 443। ये लॉजिकल पोर्ट, ये आपके प्रोटोकॉल्स। आप फायरवॉल भी कॉन्फ़िगर करोगे ना फिजिकल वाला, तो इन्हीं का आप यूसेज करोगे। सर यहाँ पे हम इसमें हम चेंज कर सकते हैं ना, चेंज कर सकते हैं ना सर, 22 को हम अपना क्लेम नहीं चेंज नहीं करते, उसको फॉरवर्ड करते हैं। चेंज नहीं कर सकते हम उसको फॉरवर्ड। ह्यूज गैप बिटवीन फॉरवर्डिंग एंड चेंज। आप ये बोल सकते हो कि फॉरवर्ड इस पोर्ट को ना 21 पोर्ट को हम फॉरवर्ड कर देते हैं किसी दूसरे पोर्ट पे, 80 पे फॉरवर्ड कर देते हैं। मतलब पहले सिग्नल आपका 21 पे आएगा, हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इस सिग्नल को पोर्ट नंबर 80 पे फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉरवर्डिंग होता है, ना कि पोर्ट कन्वर्जन। बेनिफिट्स क्या हुआ? अटैकर भी अगर आएगा, अगर हमारा पोर्ट ओपन तो रहेगा पोर्ट 22, अटैकर भी आएगा, वो भी अपना, अगर इंट्रूजन कोई आ रहा है 22 पे तो वो भी तो सेम ही आएगा ना सर। वो फॉरवर्ड अगर उसने ट्राई किया 22 पे, वो फॉरवर्ड हो गया सर हमारा 80 पे, तो हमारा पोर्ट फॉरवर्डिंग का मतलब क्या हुआ सर? पोर्ट फॉरवर्डिंग का मतलब ये हुआ कि हम अपने रिसोर्सेज को, अपने नेटवर्क को ना डिवाइड करना चाहते हैं। आधे डिपार्टमेंट को हमने 21 पे दे दिया, आधे डिपार्टमेंट को 80 पे दे दिया, थोड़ा सा ट्रैफिक हमारा जो है बच गया। ये तो ट्रैफिक का बात हो गया सर। सिक्योरिटी पर्पस से भी इसको हम जैसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि इसका 33 हम अपना एक पोर्ट बना, एक अपना पोर्ट बना रखा है हमने उससे AWS पे, VPN का ही बना रखा है, और RDP का भी बना रखा है हमने, एक अपना स्पेसिफिक पोर्ट नंबर बना रखा है, वही हमारा चलता है। हम 3389 नहीं करते। तो वही मैं समझना चाह रहा था कि ऐसा करते हैं क्या, क्या लॉजिक है इसका पीछे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपना नेटवर्क भी एस्टैब्लिश करेंगे ना, खुद का भी नेटवर्क अगर आप एस्टैब्लिश भी करते हैं ना, तो उस केस में भी आपका पोर्ट यही रहेगा। फिर हाँ, बस आप ये फॉरवर्डिंग लगा सकते हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग लगा सकते हैं। डिफॉल्ट यही रहेंगे? डिफॉल्ट यही रहेगा, मेन यही रहेगा, उसके बाद आप अपने रिप्लेस कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। डन। डन सर, डन सर, प्लीज गो अहेड।
ठीक है, ये पार्ट हमारा हो गया। लेट्स प्रोसीड फॉर द अनदर टास्क। अभी हम आ जाते हैं मेन पेज पे। वी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर द पार्ट ऑफ एनएसजी इन आवर वीनेट। और नहीं, वर्चुअल मशीन के लिए हमने एनएसजी कॉन्फ़िगर किया था, बट लेट्स ट्राई टू कॉन्फ़िगर एनएसजी फॉर द for entire subnet. So let's proceed with practical। और यहाँ पे ना कुछ इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इम्प्लीमेंट इन द सेंस कि हम अपने एनएसजी को क्लियर करते हैं। एनएसजी क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि कल की डेट में अगर आपको रिक्वायरमेंट दी गई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू फुलफिल द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, जो क्लाइंट की डिमांड है ना, वो हमें फुलफिल करनी है बाय यूजिंग द पोर्टल। So what we need to do, again we need to click on our vnet, although I have already created multiple vnet। यहाँ पे कुछ vnet available है, demo class vnet। सर एक नया बना लीजिए प्लीज। उस दिन हम लोगों ने जो फाइल से शेयर फाइल सिंक वाला जो हमने क्लास किया था सर, तो उसका कोई एक्सपायरेशन भी सेट करते हैं क्या हम कि ये एक्सपायर हो जाए? क्योंकि मैं आज मैं काम कर रहा था और आपकी वो फाइल सारे जो आपने शेयर किया था क्यूज और टेबल्स, वो सारे एक्सेस हो रहे हैं मेरे को। अभी भी एक्सेस हो रहे हैं? हाँ हाँ, we can set up the what we can say the date, कि कितने दिन तक हमें वो यूआरएल की डेट को रखना है। यूआरएल जब जनरेट करोगे ना, तो वहां पे ऑप्शन मिलेगा आपको टू कॉन्फ़िगर द डेट और मैक्सिमम कितने दिन के लिए रहेगा। चलो यहाँ पे हम एक क्लास वीनेट के नाम से बना लेते हैं। सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन। लेट मी प्रोसीड। वन 192.168.1.0 और यहाँ पे हम 25 ही रख लेते हैं, इनफ आईपी एड्रेस है। और इसमें हम जानबूझ के पूरा सबनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आई वांटेड टू शो यू कि जब आप एनएसजी को सबनेट पे लगाओगे तो उसका इम्पैक्ट अलग जाएगा, जब आप एनएसजी को वर्चुअल मशीन पे लगाओगे तो उसका इम्पैक्ट अलग जाएगा। ध्यान से समझना, बिकॉज इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर। आई डोंट वांट टू डिवाइड दिस सबनेट। हम पूरा सबनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो स्पेस है ना, वो पूरा स्पेस आई वांटेड टू यूटिलाइज। एक बार रिपीट करेंगे क्या सर प्लीज? सॉरी, आपने क्या बताया सर, एक बार रिपीट करेंगे क्या इसको थोड़ा सा? ये जो सबनेट डिवाइड का आपने बताया, जो वीनेट है हमारा अभी करंट टाइम पे, ठीक है, हमने पूरे वीनेट को यूटिलाइज कर लिया। वीनेट में हमने एक एड्रेस स्पेस डिसाइड किया, राइट? द एड्रेस स्पेस स्टार्टेड फ्रॉम हाउ मच? स्लैश अभी स्लैश स्लैश 25। राइट सर, इट मींस दैट इसमें आप 128 आएंगे। कितनी आईपी एड्रेस मिलेगी? 128 आईपी एड्रेस आएगी ना। हाँ आप अपने 128 आईपी एड्रेस को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर दो। अब 64 के 2 डिपार्टमेंट बना दो, 32 के 4 बना दो, 16 के 8 बना दो। इज दैट करेक्ट? तो हमने अपने इस पूरे एड्रेस स्पेस को कोई दूसरे डिपार्टमेंट के लिए नहीं बचाया। पूरा का पूरा स्पेस हमने एक ही सबनेट में यूटिलाइज किया। क्यों? क्योंकि हमें एनएसजी का टास्क परफॉर्म करना है अभी। ओके। अब यहाँ पे जैसे ही हमारा वीनेट तैयार होता है ना, हम दो सबनेट बनाए, दो एनएसजी बनाएंगे विदाउट वीएम। अभी वर्चुअल मशीन नहीं क्रिएट करते हैं, पहले हम एनएसजी बनाएंगे। एनएसजी क्रिएट करने के बाद एक एनएसजी वीएम के लिए, दूसरा एनएसजी सबनेट के लिए, एंड देन we'll add the NSG to our subnet, we'll add the NSG to our virtual machine। दो VM हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं, दोनों को सेम NSG देंगे। एक NSG हम उठा करके अपने VNet के लिए अलाउ कर देंगे, सबनेट के लिए अलाउ कर देंगे। दिस इज आवर एड्रेस स्पेस अंडर द सबनेट। यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी कि कितने नंबर ऑफ मशीनें आप लगा सकते हो। 128 मशीन हम लगा सकते हैं। VM बनाने के पहले आप NSG बनाओ। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स पे आ गए। ऑलरेडी एक एनएसजी अवेलेबल है,
क्लास एनएसजी के नाम से, नॉट रिक्वायर्ड, आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट माय ओन एनएसजी। ध्यान रखना जिस लोकेशन में आपने वीनेट बना रखा है उसी लोकेशन में आप अपने एनएसजी को बनाओगे। सेंट्रल यूएस लोकेशन में है, क्लिक ऑन क्रिएट और यहाँ पे हम एक नया एनएसजी बना देते हैं, क्लास एवीडी क्लास वीएम एनएसजी, सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन। नेक्स्ट पे क्लिक किया और नेक्स्ट, और इसको कर देते हैं क्रिएट। पहला एनएसजी वीएम एनएसजी के नाम से, दूसरा एनएसजी हम क्रिएट करने वाले हैं विद नेम ऑफ सबनेट एनएसजी, सबनेट नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। उसी लोकेशन में हमने दूसरा एनएसजी डिसाइड किया, सबनेट एनएसजी, सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन। चलो फटाफट से आप रेडी कर दो। अब आपको डिफॉल्ट एनएसजी नहीं बनानी है, जितने भी वीएम्स आप बनाओगे वो आपको अपने खुद के एनएसजी में बनाओगे। जितने भी वर्चुअल मशीन्स आप टैग करोगे अपने खुद के एनएसजी में क्रिएट करोगे। डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ डिफॉल्ट एनएसजी, नॉट ओनली फॉर द वर्चुअल मशीन। जितने भी रिसोर्सेज आप इन्वॉल्व करोगे ना वो आप अपने खुद के एनएसजी में होने चाहिए। दो एनएसजी रेडी हो गए। आई एम जस्ट गोइंग टू कॉन्फ़िगर द पार्ट ऑफ एनएसजी। बिफोर दैट लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट एग्जैक्टली हम करना क्या चाहते हैं यहाँ पे। दिस इज आवर सबनेट, ये हमारा सबनेट है पूरा, और इस सबनेट की कैपेसिटी क्या है? व्हाट इज कैपेसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सबनेट जो अभी हमने बनाया? 128, राइट? जिसमें से 5 आईपी एड्रेस वो उसने रिजर्व कर लिया है, तो टोटल हम पहले ही ऑप्शन लेकर चलेंगे कि 128 आईपी एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है। इस पूरे सबनेट में हम कुछ वीएम्स को टैग करेंगे लाइक दैट। 4 से 5 वर्चुअल मशीन हमने टैग कर दी फॉर एग्जांपल। अब दो एनएसजी हमने बना रखी है। एक एनएसजी हमने रखा है वीएम एनएसजी के नाम से, और इस वीएम एनएसजी के अंदर हम दो पार्ट यूज करते हैं। इनबाउंड में हमने पोर्ट नंबर 3389 सिर्फ पोर्ट नंबर 3389, पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443, ये तीन हमने अलाउ कर दिए इनबाउंड में। और आउटबाउंड में जितने 65,000 पूरे पोर्ट थे ना, ऑल अलाउ। ये वीएम एनएसजी है। दूसरा हम यहाँ पे एनएसजी लगा रहे हैं जिसको हम नाम देते हैं सबनेट एनएसजी। इन द सबनेट एनएसजी ना, आई डोंट वांट टू ऑथराइज मच। इस एनएसजी में इनबाउंड पे हमने डिसाइड किया कि भाई इसको ना 3389 का ऑप्शन दे देते हैं, ये अलाउ हो गया। दोनों अलग अलग पूल तैयार किए हैं क्या हमने? पूल, सॉरी नहीं, ये आप ये वाली जो अपने 3VM बनाए है तो एक ही एनर्जी के अंदर ना सर? एक दो, हाँ ये सारी वर्चुअल मशीन्स ना एक ही एनएसजी में है। ओके सर। ये इन सभी जितने 10-15 वर्चुअल मशीन जो रहेंगी ना एक ही एनएसजी में रखेंगे। ऑल गुड। और दूसरा एनएसजी हमने लगा दिया अपने सबनेट के केस में। अब मेरे को थोड़ा सा आइडिया बताओ कि आपको इसमें क्या अचीव करना चाहते हैं इस तरीके से टास्क परफॉर्म करके। व्हाट यू थिंक, व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर एनएसजी कॉन्सेप्ट? सर इसमें मेरे हिसाब से आपने जितने भी अनवांटेड जो आपके रिक्वेस्ट आती थी ना, वो तो आप फिल्ट्रेशन कर हो जा रहा है। पहला चीज, आप जितने पोर्ट्स आपने रिसोर्स जो आपको यूटिलाइजेशन उसी अकॉर्डिंग ही यूज होगा। अनऑथराइज आपका ये अगर इसके अलावा जैसे एसएसएच यूज करना है यहाँ पे तो आप नहीं यूज कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे आरडीपी सर्विस है, आपका एसएटीपीएस और एसटीटीपीएस सर्विस है, इसी की रिक्वेस्ट आएगी और कोई आएगी नहीं सर, बाकी सारा डिनाई हो जाएगा आपका। उमेश, व्हाट यू थिंक?
Sorry, can you repeat? My question is, according to the NSG that we configured, one NSG for virtual machine, another NSG for the subnet. हम ऐसा क्या अचीव करना चाहते हैं कि हमने दो NSG लगाया, दोनों NSG पे हमने डिफरेंट पोर्ट को अलाउ किया. So exactly result क्या होगा? Just wanted to know about. Dux? सर रिजल्ट मतलब कि इसमें मतलब आपने लगा दिए, मतलब ये इनबाउंड और पोर्ट्स पर लगा दिए, तो आई थिंक मतलब रिजल्ट ऐसे मतलब किस चीज, यू नो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर हियर, मतलब See, you are working as a Azure admin. ठीक है ना? इसमें हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, ठीक है ना? अभी हमने रिजल्ट नहीं डिस्क्लोज किया, ठीक है? सो सर क्या पूछना है पर्सपेक्टिव अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन हमने दो एनएसजी बनाया. पहले एनएसजी में हमने 3 पोर्ट को अलाउ कर दिया. 1 2 3 पोर्ट अलाउ कर दिया, ठीक है? और इस एनएसजी को हमने सारी वर्चुअल मशीन्स जितनी हैं सबके लिए अप्लाई कर दिया. फिर हमने दूसरा एनएसजी बनाया विद नेम ऑफ सबनेट एनएसजी, और इसमें सिर्फ एक पोर्ट अलाउ किया, बाकी सारे पोर्ट नंबर 80 और 443 को डिनाई पे ही रखा है. अच्छा ओके. हाँ सर, इसमें सर डिफरेंस तो होगा सर थोड़ा बहुत ना, क्योंकि उसमें तो आपने सारा कुछ अलाउ कर दिया, इसमें इतना नहीं किया अलाउ ना, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा. सर इसमें ये हो सकता है कि जो एनर्जी लगाया है अकाउंट में, बाहर से हम उमेश आपकी आवाज ना मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, पता नहीं सर सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं. नहीं, थोड़ा स्लो है. आई कैन हियर यू. अभी आ रही सर? हाँ जी, आई कैन हियर यू. ठीक है. सर अभी इसमें तो ऐसा है कि हम पे जो एनर्जी लगाया है उसमें से 3 पोर्ट अलाउ किए हैं इनबाउंड में. तो वो पोर्ट अगर 3 अलाउड किए हैं तो वो एक्सेस कर सकते हैं बाहर से शायद. सबनेट लेवल पे जो लगाया है वो सिर्फ अलाउ किया है 3389. तो वहाँ पे 443 और 80 पोर्ट नहीं एक्सेस कर सकते सबनेट लेवल से ये जो लगाया है. ओके, ठीक है. चलो बेसिक सा टास्क इसमें देखते हैं. इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि क्लाइंट ने बोला है कि आपने जो ये वेबसाइट क्रिएट कर रखी है, क्योंकि पोर्ट नंबर 80 और 443 का यूसेज ही यही है कि आप वेबसाइट ही होस्ट करना चाहते हैं. क्लाइंट ने क्लियर बोला है कि जो वेबसाइट आप इस पे होस्ट करोगे ना, वो सिर्फ इंटरनल एक्सेस होनी चाहिए. बाहर का बंदा अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन या टैबलेट से आपकी वेबसाइट एक्सेस ना कर पाए. अब आप जो भी वेबसाइट इसमें होस्ट करोगे वो बाकी वर्चुअल मशीन के अंदर आप एक्सेस कर पाओगे, लेकिन अगर वो वेबसाइट आप यहाँ पे ओपन करने की कोशिश करोगे तो वो वेबसाइट आपकी एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 443 को ब्लॉक कर रखा है. और ये एनएसजी उठा करके आपने पूरे बॉक्स पे यानी सबनेट के ऊपर लगा दिया है. ऑल गुड. हाँ एक बार रिपीट करेंगे सर, मेरे को समझ नहीं आया सर ये. लोकल एरिया नेटवर्क क्लियर है? व्हाट इज लोकल एरिया नेटवर्क? आई नो सर. what is meaning of local area network? Within the organization, right? Private IP एड्रेस के थ्रू, प्राइवेट आईपी है ना? प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू आप अपने लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर 50 मशीनें हैं तो 50 मशीनें आपस में कम्युनिकेट करेंगी, वो डेटा का ट्रांजैक्शन करेंगी, जो भी उनको फाइल फोल्डर ट्रांसफर करना है वो कर सकते हैं. आपने डमी वेबसाइट होस्ट की, वो लोकली एक्सेस कर पाएंगे.
अगर मुझे आपके ऑफिस में रन करने वाली लोकल एरिया नेटवर्क की वेबसाइट को हमें अपनी तरफ से एक्सेस करना है आउटसाइड द नेटवर्क इन्वायरमेंट, तो उसके लिए हमें पब्लिक आईपी एड्रेस की या डीएनएस की जरूरत पड़ेगी, राइट? आपने क्या कर रखा है, पब्लिक आईपी एड्रेस पे आपने सारे नेटवर्क सिक्योरिटी जो ग्रुप है ना, उसके अंदर पोर्ट नंबर 80 और 443 को ब्लॉक कर दिया। अब बाहर का बंदा आपकी वेबसाइट नहीं देखेगा, सिर्फ इंटरनल बंदे जो हैं लोकल एरिया नेटवर्क में अंदर, जो ऑफिस के अंदर नेटवर्क मशीनें हैं, सिर्फ वही वेबसाइट ओपन कर पाएंगी। बाकी बाहर का बंदा कोई भी आपकी कंप्यूटर की वेबसाइट ओपन नहीं कर पाएगा। सिंपल सा टास्क हम इसको अचीव करना चाहते हैं अबाउट ओवर एज्योर पोर्टल। पोर्टल के ऊपर हम सेम टास्क को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। गॉट इट सर। चलिए, एवरीथिंग इज ओके, सारा कुछ रेडी है और हम यहाँ पे जाते हैं अपने पोर्टल के ऊपर। और जो कॉन्सेप्ट है, पहले तो वीएम क्रिएट करेंगे 2। ध्यान रखना है वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय, बट नो बिफोर दैट यू नीड टू कॉन्फ़िगर द एनएसजी। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के पोर्ट पे आओ और जो एनएसजी आपने बनाया है, वीएम एनएसजी, और एक हमने 2 और बनाई थी ना, एक सबनेट एनएसजी भी बनाया था क्या? नहीं सर। चलो एक और सब एनएसजी बना लेते हैं, सबनेट एनएसजी के नाम से, सेम एवीडी क्लास, और यहाँ पे नाम दे देते हैं सबनेट एनएसजी। सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन, नो नीड टू डू एनीथिंग, फटाफट से इसको करते हैं क्रिएट। जी सर, एक चीज़ पूछनी थी कि रिगार्डिंग दिस वीएम क्रिएशन ना, इसमें जैसे कि कुछ क्रेडिट मिलते हैं ना हमारे को फ्री अकाउंट के अंदर, हाँ आई जी, थिंक शायद 1 महीने का मिलता है। हाँ, तो $200। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें सर मतलब डेली जैसे व्हेनेवर वी प्रैक्टिस ना, तो इसमें बना के छोड़ दें, मतलब कि फिर डेली एक डिलीशन और क्रिएशन चलता रहेगा इसके अंदर, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट अगेन, क्या कह रहे हो? सर मतलब जैसे कि मैंने एक अकाउंट बनाया, फ्री अकाउंट ना, जैसे मेरा एक्टिव बना हुआ था, मैंने एक पोस्ट भी किया था ग्रुप में ना, तो उसमें हमारे को कुछ आई थिंक कुछ 18,000 कुछ क्रेडिट मिलते हैं ना रिमेनिंग, हाँ जी। एक महीने के लिए मिलते हैं। हम्म अकाउंट बनाया, उसमें आपने कोई वीएम क्रिएट किया है, एक हम्म वीएम क्रिएट किया, उसके बाद आप अपना आप प्रैक्टिस कर रहे हो इसी के ना, उसके बाद आप फर्दर जो भी आप कुछ भी कंटेनर बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपने फॉर एग्जांपल 1 या 2 घंटा काम किया, उसके बाद इज इट यू नो रिक्वायर्ड कि आप इसको आप डिलीट कर दो जस्ट टू सेव योर क्रेडिट, हाँ, या फिर आप दैट इज वाई वर्चुअल मशीन जब भी हम तैयार करते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं ऑन डिमांड वर्चुअल मशीन को सेलेक्ट करें। ओके ऑन ओके डिमांड वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एज्योर कहता है कि ऑन डिमांड मशीन में हम आपको कोई भी और बिगिन थे कोई भी डिस्काउंट तो नहीं देंगे, बट आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे बेस्ट रहता है टेस्टिंग पर्पज के लिए, यू ऑलवेज ट्राई टू create your VM for testing purpose with the help of on demand virtual machines. ऑन डिमांड ये स्पॉट इंस्टेंस की तरह है क्या सर? इसकी तरीके नहीं स्पॉट इंस्टेंस। स्पॉट इंस्टेंस अलग होता है। स्पॉट इंस्टेंस के केस में वेट करना पड़ता है। स्पॉट इंस्टेंस के केस में हम कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन बजट प्रोवाइड करते हैं, और बजट के अकॉर्डिंग ये जो है ना हमें प्रोवाइड करता है। ओके सर, प्लीज गो अहेड। चलो 2 एनएसजी रेडी है यहाँ पे। आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट एनएसजी। नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर एक चेंजेस कर लेते हैं। सबनेट एनएसजी के अंदर 2 पार्ट है, हमने पहले ही डिसाइड किया था 2 एनएसजी है। तो चलिए इनबाउंड में ना हम एक ही पोर्ट ऐड करने वाले हैं, वो है 3389। आई डोंट वांट टू ऐड मोर पोर्ट, क्योंकि जो अचीव करना है हमें ना वो हम ऐसे ही अचीव करेंगे। सबनेट में एक पोर्ट जो पहले डिस्कस किया था, और आउटबाउंड में सारे पोर्ट्स अलाउ कर देते हैं। आउटबाउंड में उतना ज्यादा पंगे नहीं है। बैक टू द एनएसयू पेज।
वीएम सबनेट पे जाते हैं, वीएम सबनेट पे जा करके यहाँ पे क्लिक किया हमने, और अब हमें इनबाउंड की केस में जो वीएम के लिए सबनेट है इसमें कई सारे पोर्ट अलाउ करो। पहले तो आरडीपी, अदरवाइज आरडीपी नहीं आएगा तो हमें एक्सेस नहीं मिलेगा। दूसरा हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं पोर्ट नंबर HTTP, और एक पोर्ट और ऐड करने वाले हैं HTTPS का। तीन पोर्ट हमने अलाउ कर दिए इनबाउंड के केस में। एंड नाउ add our virtual machines, add our subnet to VMs. Back to virtual machine and let me create new VM. दो virtual machine बनाते हैं, दोनों का RDP वगैरह एक्सेस करके फिर हम NSG को प्रूव करेंगे। NSG पे गए, यहाँ पे नाम दे देते हैं पहला हम web1 और central US is our location. I don't want to configure any kind of fault tolerance. Windows Server 2016 हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, यूजर नेम दे देते हैं वेब का, और पासवर्ड हम अपना खुद का दे देते हैं जो भी पासवर्ड हमें चाहिए। एंड NSG हम अपना खुद का NSG प्रोवाइड करेंगे, तो नन कर दो, अभी आगे जाके हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, नेटवर्किंग में अपना खुद का सबनेट, ये सबनेट आ गया। और अब आप यहाँ पे ना NSG को अलाउ कर सकते हो। तो NSG कौन सा है, एडवांस में जाएंगे, वेब NSG बाय डिफॉल्ट है, VM NSG हमने बनाया था। अब VM NSG को अलाउ कर दीजिए एंड देन क्लिक नेक्स्ट, रिव्यू एंड क्रिएट। ये प्राइस भी शो कर देता है ना सर यहाँ पे कितने पर आवर देगा? ऑन डिमांड में प्राइस बता देता है। तो इंक्लूडेड ऑल सर्विसेज सब कुछ है, हार्डवेयर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों मिला करके। ओके, इसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व है। वैसे चीपेस्ट क्या पड़ता है सर, विंडोज है और लिनक्स? आसपास ही पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा गैप नहीं, ह्यूज गैप नहीं है इसमें। कि हम लोग को 16,000 समथिंग कुछ रुपए मिले, तो सोच रहा हूँ सारा एक मिनिमल यूटिलाइजेशन में सारी सर्विसेज कर सके। One virtual machine is ready to use. Let's proceed for the another instance. और सेम टास्क हम इसमें भी परफॉर्म करेंगे, मतलब जो NSG हमने ऐड किया अपनी करंट वर्चुअल मशीन में। लेट मी ऐड द सेम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप फॉर सेकंड वर्चुअल मशीन्स एज वेल। VM2 यहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टेड में जाकर के स्टैंडर्ड सर्वर 2016 अगेन एंड प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड। और नन कर दो यहाँ पे, क्योंकि हम अपना खुद का नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करेंगे। नेटवर्क के पार्ट पे एडवांस्ड पे जाओ, इसको चेंज करो और यहाँ पे दे दो VM NSG।
No need to do anything. Next. Make sure कि आप अपना खुद का VNet इस्तेमाल कर रहे हो and create. यहाँ पे तो रिव्यू एंड क्रिएट में तो सर शो करेगा ना हम अपना VNet यूज कर रहे हैं या नहीं। हाँ, यहाँ पे लास्ट में दिखाएगा ना कि आप कौन सा VNet इस्तेमाल कर रहे हो। It will give you the information about VNet, class वाला VNet, class VNet 192 something करके। ठीक है, it is in progress. Meanwhile हम क्या करते हैं, अपना जो सबनेट है ना, we just need to open our subnet. क्लास VNet के अंदर हमने ओपन किया और क्लास VNet के अंदर we just need to click on subnet and assign your own a network security group. जो हमने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर किया था उसको इस सबनेट में जाके अलाउ कर देते हैं। VM सबनेट प्रॉपर्टीज ओपन कर गए और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे अपने खुद के NSG को सर्विसेज है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप नन है, यहाँ पे आप सबनेट सेलेक्ट कर दो। Everything is okay. Virtual machine is also running properly. So I am going to connect our virtual machines RDP. जो VM ready है उसका RDP access कर लेते हैं। Both virtual machines, we need to take the RDP of both the virtual machines. Let me connect it and try to access RDP और उसके बाद इसमें एक वेबसाइट कॉन्फ़िगर करेंगे and we'll try to access our website from outside the network. यूजर नेम एंड पासवर्ड जो भी आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे यूजर नेम एंड पासवर्ड असाइन किया था, वी जस्ट नीड टू एक्सेस इट। ठीक है, ये पहली VM का हमने NSG एक्सेस कर लिया। लेट मी एक्सेस द NSG फॉर अनदर वर्चुअल मशीन्स एज वेल। We are able to access desktop, means the RDP of both the computers, and now it's time to create configure one dummy website. इसमें हम ना एक dummy website को configure करने की कोशिश करते हैं और फिर we'll try to access our website from outside the network और inner side the network, दोनों तरीके से हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। Add role and feature dummy website hosting के लिए you know that internet information services IIS का इस्तेमाल हमें करना है। We just need to activate, we just need to configure, install the IIS Windows Internet Information Services. Next करके इसको करेंगे install and once it's ready to use we'll create a dummy website. इसके अंदर एक हम कुछ भी XYZ dummy website बना लेंगे।
ठीक है, लेट मी क्रिएट डमी वेबसाइट। सी ड्राइव में जाकर के यहाँ पे हम एक वेबसाइट क्रिएट कर लेते हैं। IIS में जाकर के ओपन विद नोटपैड, कुछ भी टाइप कर देते हैं यहाँ पे। दिस इज टेस्ट वेब सर्वर और इसको कर देते हैं सेव, डन। And let's try to access our virtual machines website from outside the network or inside the network. CMD पे जाते हैं, IP config करते हैं। 1.4 इसकी प्राइवेट IP एड्रेस आ रही है। I am going back to our virtual machines properties और यहाँ पे जो पब्लिक IP एड्रेस है इसकी, इसको कॉपी करके हम URL पे पेस्ट कर देते हैं। I'm going to paste here and let's see कि क्या होता है। I don't think we are able to access the website. यहाँ पे हमें वेबसाइट का एक्सेस नहीं मिल रहा है, only because of आपने अपने NSG को, जो सबनेट की NSG है उसको कर रखा है ब्लॉक। अगर यहीं पे अगर हम दूसरे इंस्टेंस पे जा करके इसकी प्राइवेट IP एड्रेस मेंशन करते हैं जिसमें हमने वेबसाइट होस्ट कर रखा है, तो मे बी कि हमें वेबसाइट का एक्सेस मिल जाएगा। http 192.168.1.4 एक बार IP एड्रेस निकाल के देखिए सर। पब्लिक IP एड्रेस, हाँ पब्लिक सिंपली। पब्लिक IP एड्रेस तो नहीं, प्राइवेट IP एड्रेस एक्सेस होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पब्लिक से तो पेज कैन नॉट फाइंड ना, क्योंकि आउटसाइड द नेटवर्क वो NSG सबनेट के NSG से होकर पब्लिक IP एड्रेस निकलता है। प्राइवेट IP एड्रेस से हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सर हमने अभी ये जो एक्सेस कर रहे हैं अभी अंदर वर्चुअल मशीन में वेब सर्वर, तो वहाँ पे हमने पोर्ट 443 अलाउ किया होगा ना इसके लिए? हाँ, दोनों पोर्ट नंबर 80 और 443 दोनों अलाउ है। सर्वर साइड 2000 विंडोज सर्वर साइड से। हाँ हाँ अलाउ है। नहीं वहां से नहीं, ये बाहर से ही VM सबनेट, अपना जो VM का जो सबनेट है ना, सबनेट में नहीं करना ना, सबनेट में नहीं करना। NSG जो है ना, हाँ VM का NSG, वहाँ पे दोनों तरफ भी 443 ओपन किए होंगे ना? अलाउ है, अलाउ है। ओके ओके ओके, सॉरी, शायद वहाँ पे आउट। शायद मुझे वहाँ पे ना मुझे नहीं दिखा हो, मुझे लगा मुझे नहीं ये हुआ होगा, तो अपने नहीं को नहीं वहाँ पे नहीं, एक बार सबनेट हाँ चेक करना पड़ेगा सर। अलाउ है, लेट मी चेक, अलाउ है वहाँ पे। यहाँ पे जाते हैं VM पे, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप पे, VM NSG पे, इनबाउंड पे अलाउ है ना, 1 2 3 हाँ पोर्ट हाँ अलाउ हाँ। है ना। आउटबाउंड पे तो पूरे पोर्ट अलाउ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, ये सबनेट वाला है, सबनेट में केवल हमने 1 अलाउ किया है, 2 को ब्लॉक कर रखा है। पब्लिक से तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, बट हाँ प्राइवेट IP एड्रेस से हमें वेबसाइट भी दिखनी चाहिए।
जो डमी सर वेबसाइट नॉर्मल हमें। जैसे HTTPS, हाँ ऐसा ही डालोगे एक बार तो आ जाएगा क्या? हाँ, HTTPS प्राइवेट डाल प्राइवेट से आना चाहिए यहाँ पे। नहीं, ये HTTPS जो डाला है ना हमने आगे, वहाँ पे अगर HTTP ही डालते हैं तो करेक्ट। 192.168.1.4 SSL नहीं है ना, इस वजह से हाँ नहीं आ रहा वो था। हाँ सर्टिफिकेट नहीं है तो उस वजह से नहीं आ रहा था। अभी सिक्योरिटी। आप ये वेबसाइट केवल लोकल में यूज कर पाओगे। पब्लिक आईपी एड्रेस आपका ये ऐसे राउंड करता रहेगा, क्योंकि आपने जो ब्लॉक कर रखा है ना, वो आप अपने पोर्ट को ब्लॉक कर रखा है। जो एनएसजी वाला पार्ट है, जो सबनेट वाला एनएसजी ना, उसको ब्लॉक करने की वजह से यहाँ पे आप कोई भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। इज दैट ओके? यस हाँ, जो सर अभी अभी प्रीवियस नहीं हो रहा था एसएसएल की वजह से नहीं हो रहा था ना सर। हाँ, एचटीटीपीएस की वजह से नहीं हो रहा था। क्लियर सर। क्लियर? चलो सर एक, इसमें एक पूछना था। हाँ अभी हमने VM लेवल पे जो सबनेट लगाए हैं वो दोनों तरफ भी लगाए दोनों दोनों VM VM में। में। हाँ जी, हाँ हाँ जी, अगर दोनों हमारे VM। यहाँ पे 5 VM रहते हैं एक सबनेट हाँ, में, 5 VM है अगर, हाँ। तो वो केस में हमें पांचों भी VM पे एनर्जी लगाना है या कैसा है? नहीं नहीं, एनएसजी तो VM पे जाएगा ही जाएगा। नहीं अभी अपन ने VM एक ही दोनों VM पे भी लगाए ना। हाँ, दोनों अगर पे हमने लगा सिर्फ रखा है। एक ही VM पे लगाया होता था हाँ, और एक VM पे नहीं लगाया होता था, तो ये वेब सर्वर वो सिस्टम में एक्सेस होता था क्लाइंट में VM में ही। इवन नहीं नहीं, फिर उस केस में हम आरडीपी ही नहीं एक्सेस कर पाते। ओके। अगर आपने आरडीपी हटा, सॉरी एनएसजी हटा दिया ना, तो आपको आरडीपी भी एक्सेस नहीं हो पाएगा ना फिर तो। हाँ हाँ हाँ, ये आप बोल सकते हो कि एक एनएसजी के थ्रू, राइट, एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू आप मल्टीपल, यस, आप एक एनएसजी के थ्रू मल्टीपल वीएम को वो एनएसजी आप असाइन कर सकते हो, ऐसा बोल सकते हो आप, हाँ हाँ बराबर। अभी है हमने ना? तो हमने हमारे केस में भी अभी वैसा ही हुआ है कि हमने हम्म, एक ही एनर्जी हमने दोनों में मशीनें को लगा तो रखा है ना। करेक्ट। अगर उसमें सर अगर 3 वर्चुअल मशीन हमने अगर क्रिएट किए होते हैं इसमें, ये सबनेट हम्म, में, और दो हम्म, ही अगर ये जो दो है इसमें ही सिर्फ दो ही वर्चुअल मशीन पे एनर्जी हमने एक लगाया है और एक वर्चुअल मशीन पे लगाया नहीं तीसरे वाले पे, हम्म। तो वो केस में वो जो तीसरा वाला जिस पे हमने एनर्जी लगाया नहीं है, तो वो ये वेब सर्वर एक्सेस कर नहीं पाएगा ना। नहीं, उस मशीन का आरडीपी भी तो नहीं आएगा ना फिर। हाँ हाँ एनएसजी नहीं तो आरडीपी भी नहीं। ओके। सिंपल था फंडा। ठीक है। मतलब हमको जितने भी वर्चुअल मशीन्स अंदर क्रिएट है सब उसमें एक सबनेट में जितने भी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट है और हमें एनर्जी लगाना है तो सबके लिए ही वही एनर्जी लगाना पड़ेगा, तब जाके वो एक्सेस हो जाएगी वो चीजें। नहीं, सेम एनएसजी नहीं लगाते, दूसरा एनएसजी भी लगाते हैं ना। हाँ अगर हम अच्छा। सेम एनएसजी लगाते हैं, दूसरा एनएसजी भी लगाते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं।